ठीक है, हमारा कल ये प्रश्न था, हाउ डज फिलॉसफी बिकम साइंस? एक सिद्धांत या तत्व ज्ञान विज्ञान के रूप में कैसा रूप ले लिया? मतलब एक तत्व ज्ञान करके हमको शुरुआत ही से समझ में आ रहा है, मतलब भारत देश में तत्व ज्ञान, बाबिलोन में तत्व ज्ञान, मिस्र देश में तत्व ज्ञान, और जब वो यूरोप में पहली बार पहुंचता है पाइथागोरस के द्वारा, जो ग्रीस में सोमास करके एक जगह में ग्रीस में पहुंचता है, यूनानी देश में पहुंचता है तत्व ज्ञान के रूप में। सोक्रेटिस, प्लाटो, अरिस्टोटल तत्व ज्ञान को ही उन्होंने पेश किया, वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को पेश नहीं किया। फिर उसके बाद वो धीरे से जब फ्रांस और जर्मनी होकर स्कॉटलैंड में पहुंचता है, ग्रेट ब्रिटेन में पहुंच जाता है, उसका रूप बदल जाता है और वहां पर वो तत्व ज्ञान साइंस बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। तो ये परिवर्तन को हमें समझना जरूरी है, तभी हम डार्विनवाद को सीख सकते हैं। सो अभी अपन प्रवेश कर रहे हैं डार्विनवाद के परिचय। कल मैं आपको डार्विनवाद के सिद्धांत पूरा आपको समझाऊंगा। आज डार्विनवाद के लिए जो एकदम नींव है उस बात को अपन समझेंगे। 18वां शताब्दी के कुछ बहुत प्रभावशाली पुरुषों के पास एक विश्व दृष्टि थी। विश्व दृष्टि का अर्थ है तत्व ज्ञान, फिलॉसफी था कि जीवन और ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया है। देख लीजिएगा, अपन अपन जो ईसा पूर्वी से लेकर अभी 18वां शताब्दी तक पहुंचे। ईसा पूर्वी में आपको कहाँ वो प्राप्त होता है? आपको प्राचीन भारत में प्राप्त होता है, उन जिम्नोसोफिस्ट या योगियों के पास में, भारत देश के तत्व ज्ञानियों के पास में जो तत्व ज्ञान था, वो धीरे से तत्व ज्ञान के रूप ही वो मिस्र और बाबिलोन में पहुंचता है। तो वो तत्व ज्ञानी है, परंतु वो ईसा पूर्वी की बात है। ईसा पूर्वी में वो पहुंचने के बाद वहां पर कोई एक व्यक्ति आता है, उसका नाम पाइथागोरस। सो पाइथागोरस ने मिस्र देश में बाबिलोन में बैठकर इस तत्व ज्ञानों को कहां से सीखता है? भारत देश के ब्राह्मणों से या उन योगियों से सीखता है, मिस्रियों की पुजारियों से सीखता है, बाबिलोन की पुजारियों से सीखता है, क्योंकि वो हर जगह जहां रहता है वो सब मंदिर है जहां पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। वहां पर वो रहकर करीब करीब 22 साल वो सीखने के बाद वो यूनानी देश में चला जाता है, जहां पर लोग उसके जो तत्व ज्ञान को स्वीकार कर रहे थे। परंतु अभी देख लीजिएगा, ये तो ईसा पूर्वी की बात कर रहे हैं। ईसा पूर्वी के समय से लेकर, मतलब वो करीब करीब 600 700 उस ईसा पूर्वी की बात है जब पाइथागोरस इन बातों को सीख रहा है। फिर वहां से कुछ 500 600 साल के बाद वो धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्र में यूरोप में फैल जाता है। और अभी हम लोग ये ईसवी की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। तो ये 18th सेंचुरी एडी में कुछ ऐसा प्रभावशाली लोग थे, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके पास में ये तत्व ज्ञान उपलब्ध था। किसके तत्व ज्ञान? पैथागोरस का तत्व ज्ञान। पैथागोरस का तत्व ज्ञान कहां से आया? भारत के प्राचीन योगियों से आया। और ये तत्व ज्ञान की मुख्य विषय कौन सा है? काफी चीजें हैं, परंतु जीवन, लाइफ एंड यूनिवर्स केम टू एग्जिस्ट, मतलब उसके अस्तित्वता इस रूप में आया है करके वो तत्व ज्ञान इनके पास में था। और इस विश्व दृष्टि के साथ ही एरेसिमस के पोते चार्ल्स डार्विन ने अपनी टिप्पणियों और प्रयोगों के बारे में अपने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में निष्कर्ष निकाला। प्रिय, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, एरास्मस डार्विन करके जो व्यक्ति था उसके बारे में कल मैंने आपको काफी जानकारी दिया। उसके दो किताब है, टेम्पल ऑफ नेचर और जूनोमिया करके दो किताब है, जिसके कोटेशंस मैंने कल आपको साइटेशन में बताया था। तो ये चार्ल्स डार्विन का दादाजी थे, और उसके मतलब किताब में जो उसने जो लिखा था, उस तत्व ज्ञान चार्ल्स डार्विन के पास में पहुंचा। मतलब वो तत्व ज्ञान, ये बात आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड व्यू है, एक विश्व दृष्टि है, दिस इज नॉट साइंस। सो ये विश्व दृष्टि को उन्होंने अपने किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में वो अपना जो उसका जो भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स किया था और जो उसका ऑब्जर्वेशंस था, जो भी निरीक्षण किया था, उन टिप्पणियों को उसने उस पुस्तक में एक साइंटिफिक थियरी के रूप में बदल कर दिया। ठीक है, उनके पहले का विश्व दृष्टि द्वारा उनके निष्कर्ष को अर्थ दिया गया। मतलब वो क्या किया कि उसके पहले में लोग जो मानते थे, मतलब उसके पहले बोले तो चार्ल्स डार्विन के
दादाजी एरास्मस डार्विन, उनके एक समकालीन व्यक्ति जो लॉर्ड मोनबोडो, कल मैंने उनका नाम बताया, जेम्स बर्नट लॉर्ड मोनबोडो करके, उनका विचार, और उसके पहले वोल्टायर और भी बहुत सारे लोगों का नाम मैंने बताया था। ये सारे तत्वज्ञानियों की विचारों को उसने साइंटिफिक रूप दिया, मतलब वैज्ञानिक रूप दिया। कौन दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। एरास्मस डार्विन ने पाइथागोरस, प्लेटो और अरिस्टो जैसा प्राचीन दर्शनों से अपना विश्व दृष्टि बनाया। सो ये बात क्लियरली समझना चाहिए कि एरास्मस डार्विन का जो तत्व ज्ञान या फिलॉसफी का पाइथागोरस, प्लेटो और अरिस्टोटल से आया। ओके, ये बात कल मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। ये पाइथागोरस, प्लेटो और एरिस्टोटल का फिलॉसफी कहां से आया? देयर फिलॉसफीज कंसर्निंग द ट्रांसमाइग्रेशन एंड सीसलेस चेंज ऑफ लाइफ केम फ्रॉम द ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया। जीवन के स्थानांतर आगमन और जीवन का निरंतर परिवर्तन के विषय में उनके तत्व ज्ञान भारत के योगियों, ब्राह्मणों से आया है। सो दिस कनेक्शन आपको समझना जरूरी है। ये आपको कोई टेक्स्ट बुक्स में मिलना मुश्किल है। ये खुद आप खोजेंगे तो आपके खोज में, रिसर्च में ये आपको मिलता है। ओके, Pythagoras brought their teachings to the West after spending 12 years under their guidance. मतलब pythagoras ने क्या किया था? उनके मार्गदर्शन में 12 साल बीतने के बाद उन शिक्षाओं को पश्चिम में ले आया। मतलब हम जानते हैं कि वो 12 साल एक जगह रहता है और फिर 22 साल दूसरे जगह रहता है। ये सब होकर फिर वो आखिर में सोमाउस करके एक जगह में यूनानी देश में पहुंचता है। ये सारे तत्व ज्ञान को लेकर उसको, ये सारा तत्व ज्ञान की प्रशिक्षण उसको मेम्फिस में था करके एक मंदिर है वहां पर, और बाबिलोन के एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसको मिला। वहां से वो ये इस सिद्धांतों को लेकर आया। एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा इस तत्वों को ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदू ब्रह्मांडीय विकास, हिंदू कॉस्मिक एवोल्यूशन क्या कहता है? उसका 5 महत्वपूर्ण दावाएं। द यूनिवर्स इज साइक्लिकल, ब्रह्मांड चक्रीय। चक्रीय का अर्थ यह है कि उसका शुरुआत होता है, फिर अंत होता है, और फिर से पुनर्जन्म होता है, पुनर्शुरुआत होती है, अंत होती है। इस रीति से वो सांप का जो चित्र जो था, वो बात को हमें समझ में रखना है। और मोशन कॉसेस एन एटॉमिक पार्टिकल टू अपीयर, परमाणु कण गति द्वारा बनता है। मतलब ये एटॉमिक पार्टिकल जो रहती है, सबसे छोटा जो कण है या परमाणु जो रहता है, वो कैसे बनता है? मोशन के द्वारा, मतलब गति के द्वारा बनती है। तीसरा, द पार्टिकल, जो एटॉमिक पार्टिकल है, बिल्कुल माइन्यूट जो परमाणु कण है, या उसको हम ऋग्वेद की भाषा में यदि अपन समझना चाहेंगे तो एग करके अपन पढ़ते हैं, अंडा, सोने के अंडा करके मैंने आपको बताया। सो द पार्टिकल और द एग एक्सपैंड्स एंड एक्सप्लोड्स, वो विस्तार होता है और वो फूट जाता है, और फूटने के बाद वहां से, उसी में से फॉर्मिंग द यूनिवर्स, कण या अंडा फैलता है और फट जाता है और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आउट ऑफ दिस देयर इज एन एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन फ्रॉम पार्टिकल्स टू फिलोसफर्स। पार्टिकल्स बोले तो वो जो छोटे छोटे कण हैं, वहां से जो दार्शनिक, मतलब बहुत ही बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, इससे एक विश्वासवादी प्रगति कणों से दार्शनिकों तक होता है। ये सब हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं निकाले। ये सारे जो सिद्धांत जो मैं अभी आपको पढ़ रहा हूं, ये सब आपको भारत देश के प्राचीन किताब में उपलब्ध है। मैं आपको सारा सबूत बताया। इस प्रक्रिया के लिए अरबों साल लगते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार आपको अरबों 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 साल पहले, मतलब अलग अलग युग अपन कहते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, है ना, कली युग, ऐसे अलग अलग प्रकार की युग रहता है। तो इस युग के अनुसार ये सब बातें होती है। स्वामी विवेकानंदा की जो बात है वो भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? द एनिमल वांट्स टू डू समथिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ एवोल्यूशन करके प्रश्न पूछकर उन्होंने ये जवाब दिया था, इच्छा ही कारण है। जानवर कुछ करना चाहता है लेकिन ये वातावरण के अनुकूल नहीं है, और इसलिए एक नया शरीर विकसित करता है
और वो कैसे करता है? कौन विकसित करता है? जानवर ही उसकी इच्छा से। आप सबसे कम अमीबा से विकसित हुए, मतलब मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। अपनी इच्छा को जारी रखो और यह आपको ऊंचा ले जाएगा। ये इच्छा सर्वशक्तिमान है। इतना ही नहीं, यदि ये सर्वशक्तिमान है तो आप कह सकते हैं कि मैं सब कुछ क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आप केवल अपने छोटे स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। अपने आप को देखिए कि आप अमीबा से मानव शरीर में आया है। वो सब किसने बनाया? आप अपनी इच्छा। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि यदि वो सर्वशक्तिमान ने आपको इतना ऊंचा बना दिया है, आपको ऊंचा और नहीं कर सकता है? सो हमारा अभी टॉपिक है, विचार बदल रहा है। अभी तक अपने काफी सिद्धांतों को देख चुके हैं। अभी ये टॉपिक है डार्विन टू डॉकिंस। डॉकिंस अभी का व्यक्ति है। डार्विन्स के बहुत फेमस स्टेटमेंट ये है, देयर इज प्रोबेबली नो गॉड, नाउ स्टॉप वरीइंग एंड एंजॉय योर लाइफ। परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए आप बिंदास जियो। रिचर्ड डॉकिंस के विशेष एक चिट्ठी है जो उसने अपने 10 साल की बेटी को, जब उनकी बेटी 10 साल की थी, उनके लिए उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने ज्ञान और साइंटिफिक रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब वैज्ञानिक और धार्मिक जो विश्वासों के बारे में कंपैरेटिवली उसको तुलना कर कर अपने 10 साल की उम्र की बेटी को लिखते हैं। तो ये उसका लेटर है। ये लेटर को मैं धीरे-धीरे आपको प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा बहुत, काफ़ी लंबा उसका चिट्ठी है, तो इसको हम लोग धीरे-धीरे पढ़ेंगे। टू माय डियरेस्ट डॉटर, नाउ दैट यू आर 10, आई वांट टू राइट यू अबाउट समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी नो द थिंग्स दैट वी नो? हाउ डू वी नो, फॉर इंस्टेंस, दैट द स्टार्स व्हिच look like tiny pinpricks in the sky are really huge balls of fire like the sun and very far away? How do we know that the earth is smaller ball whirling around one of those stars, the sun? The answer to these questions is evidence. इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को इस्तेमाल करता है। पहला है, वो अपने बेटी को बोलता है, कैसे हमें पता होता है कि हम इन सारी चीज़ों को जो कर रहे हैं, वो कैसे असल में कैसे दिख रहा है, या असल में वो क्या है? उसके लिए हम खोज करेंगे तो हमको क्या मिलता है? सबूत को पाना पड़ेगा, सबूत को खोजना पड़ेगा। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं, सबूत हमको कैसे मिलता है? देखने से, सूंघने से या महसूस करने से मिलता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो जो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक लोग, वो जाकर कई चीज़ों को उन्होंने बाहरी पृथ्वी के बाहर से देखा है और फिर उन्होंने उन बातों को हमारे लिए पेश किया है। इसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखकर हमको सबूत को पेश किया। पहला सबूत है, एविडेंस है, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और तीसरा जो है वो उसी में से एक ऐसी प्रकार का एक परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को बनाते हैं। हाइपोथेसिस मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, परंतु वो परिकल्पना को बनाकर फिर उसके आधार पर वो कुछ खोजबीन को करते हैं। और फाइनली देन दे से टू देमसेल्व्स, इफ दैट वर रियली ट्रू, वी ऑट टू सी सो एंड सो, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। फिर फाइनली उस परिकल्पना के आधार पर वो कुछ चीजों को भविष्यवाणी के रूप में, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, शायद ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो इन्होंने 4 महत्वपूर्ण शब्दों को इस्तेमाल करता है। मैं फिर से दोहराऊंगा आपको। पहला है, वो बोलता है कि एविडेंस, मतलब सबूत। दूसरा है, बोलता है कि ऑब्जर्वेशन, जो है अवलोकन। तीसरा है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। चौथा है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। तो ये 4 शब्द को आप याद रखिएगा। कल हम लोग रिचर्ड डॉकिंस के जो बेटी के लेटर को और गहराई से पढ़ेंगे। और अभी हमारा असली जो डार्विनवाद के ऊपर या क्रमिक विकास के असली जो सिद्धांत के ऊपर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छा ध्यान रखना जरूरी है। आज आप पार्टिसिपेट किए, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इसमें भाग लेने के लिए प्रभु हमारी सहायता किया। प्रार्थना करेंगे।